हेलो, आवाज आ रही सभी को? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किया था, आई थिंक लास्ट। तो नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, ठीक है। जब हमारे पास कोई सब्सटेंस अपना फेज चेंज करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड गया, एक तरह से फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जो एंथैल्पी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच फ्यूजन से। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या है, देखो। तो जब कोई वन मोल सब्सटेंस सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड is converted into हेलो, आवाज आ रही है? ओके, तो पता नहीं वाईफाई का आई थिंक बीच में कनेक्शन चला गया था। तो हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की। तो सबसे फर्स्ट वाला हम जो यहाँ पर लिए थे वो था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको हम डेल्टा एच फ्यूजन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या है? तो जब वन मोल सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल of solid is converted into 1 mole of liquid at melting point। ठीक है, जैसे H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, ये हम बोल सकते हैं आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, अच्छा, इसका जो साइन है ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, बिकॉज एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होती है। तो इट्स साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ओके। यस सर। से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो पर ग्राम होता है एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल होता है, बस ये डिफरेंस। हो गया सबका? सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज लेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जिसे हम डेल्टा एच वीएपी बोल देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? ऑब्वियसली जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में कन्वर्ट होगा ना, तो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of gas at boiling point. लिक्विड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे H2O लिक्विड है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दें। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है तो वो होगा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहता है, मतलब एनर्जी यहाँ पर भी क्या रिक्वायर्ड होती है, तो इट्स साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं जब भी वेपराइजेशन होगा एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगी। यस प्रकृति। हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन, सॉरी पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच एसयूबी से रिप्रेजेंट कर देते, चलो इसे। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid is converted into gas directly। तो जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट होगा, जैसे मान लो कार्बन सॉलिड गिव्स कार्बन गैस, या फिर जैसे मान लो Na सॉलिड गिव्स Na गैस। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
ओके, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी। अच्छा, इसका साइन भी पॉजिटिव रहता है, मतलब यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इट्स साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पर भी एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस में गया देन सब्लिमेशन, तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यस बिल्कुल, ये हमने बॉर्न एवर साइकिल में लिया था ना, बॉर्न एवर साइकिल में यही आया था, डेल्टा सब्लिमेशन। यस हर्षिल। हो गया सबका? तो ये हमारे पास था एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज वाला। नेक्स्ट स्टडी निकालो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ये क्या होता है? तो जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो है
उसके एटम्स में, गैसियस एटम्स में ब्रेक होता है। जब कोई सब्सटेंस अपने गैसियस मतलब उसके गैसियस एटम्स में ब्रेक होता है तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, सो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance breaks into its gaseous atom। ठीक है, तो जब 1 मोल सब्सटेंस अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो जाता है तो जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मान लो NH3 है, तो NH3 अपने गैसियस एटम में ब्रेक हुआ, एक नाइट्रोजन का एटम आ गया और 3 हाइड्रोजन के एटम आ गए। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3 होगा। समझाया? तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो गैसियस एटम में ब्रेक होता है तो जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, ऐसे ही मान लो हम यहाँ पर एग्जांपल लें, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसका साइन भी ऑब्वियसली प्लस होगा जनरली, बिकॉज यहाँ पर क्या बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, बॉन्ड को यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ओके, एक तरह से यहाँ पर क्या बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है तो उसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिक्वायर्ड। लैटिस एनर्जी, दक्ष यार क्या था, लैटिस एनर्जी जो है वो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम जो है, सॉरी 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है उसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट होता था। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? पता नहीं, अर्शिल बोल रहा है क्रैक हो रहा है। एनर्जी सॉलिड अपने हो रहा है। ओके, यहाँ पर एटम, यहाँ पर हेलो, आवाज आ रही है? पता नहीं, फिर से आई थिंक वाईफाई चला गया था। सो हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। ठीक है, सो एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है?
तो एंथैल्पी चेंज कब? जब वन मोल ऑफ सब्सटेंस जो है अपने गैसेस आयन से ब्रेक हो, सॉरी गैसेस एटम से ब्रेक होता है. सो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance breaks into gaseous atoms. ठीक है. सो जैसे हमने एग्जांपल लिया NH3 का, तो NH3 जो है उसका 1 मोल अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो गया, एक नाइट्रोजन का एटम देगा, 3 हाइड्रोजन का एटम. तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इसका ऑब्वियसली NH. ओके. नाउ अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करेंगे एलिमेंट वगैरह की, तो एलिमेंट के लिए मतलब जैसे हमारे पास एलिमेंट के एटम्स हैं, तो उस केस में याद रखना 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना चाहिए. ठीक है. तो इन द केस ऑफ डायटोमिक एलिमेंट, ये डायटोमिक हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसके केस में बता रहे हैं. तो इन द केस ऑफ डायटोमिक एलिमेंट enthalpy of atomization is enthalpy change when 1 mole of gaseous atom is formed. When 1 mole of gaseous atom is formed. तो डायटोमिक एलिमेंट के केस में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना चाहिए डायटोमिक के केस. जैसे H2 है, तो H2 गैस जो है उससे 2 हाइड्रोजन के मिले, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. हमने क्या बोला कि डायटोमिक एलिमेंट के केस में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना चाहिए. तो यहाँ पर क्या आएगा? हाफ H2 शुड गिव H. तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2. ओके. सो डायटोमिक एलिमेंट के केस में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम आना चाहिए. अगर डायटोमिक एलिमेंट नहीं है देन हम क्या बोलेंगे? 1 मोल सब्सटेंस जो है अपने गैसियस एटम में ब्रेक होना चाहिए. ओके. अगर सब्सटेंस हमारे पास डायटोमिक है तो 1 मोल गैसियस एटम आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए. अगर सब्सटेंस डायटोमिक नहीं है, पॉलीएटोमिक है, देन ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम ब्रेक करेंगे गैसियस एटम. दैट्स आई वाज सेइंग कि लैटिस एनर्जी में 1 मोल आयनिक सॉलिड अपने गैसियस आयंस में ब्रेक होता है. 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड गैसियस आयंस में ब्रेक होता था. यहाँ पर ऐसा थोड़ी है. यहाँ पर 1 मोल आयन थोड़ी आ रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड थोड़ी ब्रेक हो रहा है गैसियस आयन में. यहाँ पर तो एटम्स आ रहे हैं. ओके. अर्सिल एटम्स नॉट आयन. एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आयन की नहीं कर रहे. नो दैट जरूरी नहीं है, किसी भी स्टेट से किसी में भी जा सकता है, बट जो एटम्स मिलेंगे वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए. जो एटम मिलेंगे ना ब्रेक होने के बाद, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो एटम्स मिलेंगे दे शुड बी इन गैसियस स्टेट. तो डायटोमिक एलिमेंट के लिए 1 मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए प्रोडक्ट में, एंड अगर पॉलीएटोमिक है देन रिएक्टेंट में 1 मोल होना चाहिए.
ठीक है, पॉलीएटॉमिक के केस में रिएक्टेंट में 1 मोल, डायटोमिक के केस में प्रोडक्ट में 1। यस दक्ष। हो गया सबका? ऑब्वियसली कुछ कुछ केसेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड 1 मोल हो सकते हैं। जैसे मान लो तो कार्बन सॉलिड वाला रिएक्शन ले, हम बोल रहे हैं कि यार कार्बन सॉलिड जो है वो कार्बन गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बट इट इज आल्सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों? बिकॉज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो बोल ही सकते हैं, बट इट इज आल्सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहा है। बोलो। सर सेकंड वाले केस में पहले तो डेफिनेशन में लिखा था 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल ब्रेक इनटू द एटम। सेकंड में आपने 1 मोल ऑफ H2 नहीं लिया ना, हाफ मोल ले लिया। अरे यार डेफिनेशन तो पढ़, क्या बोल रहा है? डेफिनेशन पढ़ना पहले, क्या है सेकंड वाले में डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी चेंज सर, लेकिन एंथैल्पी चेंज का मेन डेफिनेशन तो ऊपर वाला ही है ना। ब्लू में मैंने क्या लिखा है वो पढ़ना पूरा, कि इन द केस ऑफ डायटोमिक एलिमेंट। लिखा है कि नहीं लिखा? पहले पढ़ना यस होता है यस, इनका। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एंथैल्पी चेंज 1 मोल गैस एटम इज फॉर्म। तो अलग अलग डेफिनेशन है दोनों के लिए। ऑब्वियसली। ओके हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी
एक्चुअली मेन यूज यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ही होगा आगे, बट दोनों बता देते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको डेल्टा एच डिसोसिएशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं पहले, ये क्या होती है। तो इट इज ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए गिवन बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास कोई बॉन्ड है, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a covalent bond of a particular gaseous compound the energy required to break 1 mole of a covalent bond of a particular gaseous compound is called bond dissociation energy. Bond energy is average of bond dissociation energy बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड डिफरेंट भी हो सकती, लेकिन बॉन्ड एनर्जी उसका सेम ही रहेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of a bond can be different, but bond energy of that bond is same. एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग आ सकता है, लेकिन उसका जो बॉन्ड एनर्जी वो सेम ही आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे तो वहां से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। बोथ आर सेम ना, ऐसा एनर्जी और एंथैल्पी मतलब एक ही है यहाँ पर। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी दोनों एक ही टर्म।
हो गया सभी का? यस सर्सिल, ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिफरेंट ही था ना। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में 3 ही थे। ओके सो अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि वन मोल ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेंगे किसी कंपाउंड के को, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है अलग अलग हो सकता है, एंड बॉन्ड एनर्जी उसका सेम ही रहेगा क्योंकि वो एवरेज। देखो जैसे मान लो हम यहाँ पर बात करेंगे H2O, तो H2O में कितने बॉन्ड है यार? अच्छा, वन मोल ऑफ गैसेस कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, तो गैसेस कंपाउंड का ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो अगर कोई दूसरी फिजिकल स्टेट में तो पहले उसे गैस में कन्वर्ट किया जाएगा ना। तो H2O में कितने OH बॉन्ड होंगे यार? हमें पता है H2O में 2 OH बॉन्ड होंगे, है ना। तो पहला OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो पहला OH बॉन्ड ब्रेक किया एंड दूसरा OH बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, H2O में क्या थे? 2 OH बॉन्ड, इसमें 2 OH बॉन्ड थे। तो पहला OH बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसका जो डेल्टा H है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको मैं डेल्टा H1 बोल देता हूँ। फिर दूसरा बॉन्ड हमने ब्रेक किया, तो दूसरा जो बॉन्ड है OH वाला उसको ब्रेक किया, तो उसके लिए भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन ये दोनों बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है अलग अलग। पहला OH बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड वो दूसरे बॉन्ड के OH एनर्जी वाली, मतलब दूसरे बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है OH वाले की, उससे डिफरेंट। डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। ओके, दोनों बॉन्ड का जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज डिफरेंट। दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टोटल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया? सो HOH विल गिव, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो टोटल एनर्जी मान लो डेल्टा H रिक्वायर्ड। टोटल एनर्जी मान लो कितना रिक्वायर्ड है? डेल्टा H। तो क्या हो जाएगा वो? ऑब्वियसली इट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ना। ठीक है ना, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी यार? बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? तो हमने बताया कि बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मींस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइड बाय 2, है कि नहीं? तो दिस इज बॉन्ड एनर्जी। ओके, अब यहां से अगर हम टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड देखें तो वो क्या आ गया भाई? डेल्टा H क्या है? इट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। और ध्यान से अगर देखें तो ये क्या रहा है? इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और ये कौन सा बॉन्ड एनर्जी? दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। तो इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये रिएक्शन बेसिकली क्या है? दोनों OH बॉन्ड को ब्रेक करने वाली रिएक्शन है ना। तो अगर हम दोनों OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसका मेन यूज होने वाला है आगे। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का उतना यूज कुछ होगा नहीं, बॉन्ड एनर्जी का आगे यूज होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो देखो, इनटू बॉन्ड एनर्जी कर दो, तो दैट इज टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है ना इसमें। कितने OH बॉन्ड है? 2 OH बॉन्ड है ना। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। दोनों बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी विल टेक इट सेम बिकॉज इट इज एवरेज, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या है? डिफरेंट है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेंगे, पहले लिख लो।
बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, इट इज डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, तो उनका एवरेज क्या आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड कितना है 2. ओके, सो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और इट इज एवरेज, तो एवरेज है तो ऑब्वियसली सेम ही होगा ना. जैसे क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट के कुछ, जैसे किसी का मान लो 4 मार्क्स है, किसी के 3 मार्क्स है ना, किसी के 5 मार्क्स है. बट जब हम एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो फिर तो हर स्टूडेंट का सेम ही बोलेंगे ना. ओके, तो यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है, बट उनका जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम है. क्यों? बिकॉज इट इज एवरेज. यस सर. यस सर से. बोलो. Sir, जो bond energy of OH bond है, that is only for this reaction, no? Like if we have delta H3H4 होता, उसका हम summation लेते, मतलब और एवरेज लेते, तो उसका बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो सेम नहीं होता ना फिर OH बॉन्ड के लिए. सेम ही होता है, सेम ही आएगा. सेम आएगा नहीं, सपोज ये दोनों रिएक्शन नहीं होते, दूसरे दो होते कोई, तो उनका H3 और H4 होता, देन तो डिफरेंट आएगा ना एवरेज का एवरेज वैल्यू. सेम आता, एवरेज सेम आता, उनकी वैल्यूज अलग हो. डेल्टा H3 एंड H4 का. हाँ, उनका एवरेज सेम आता, वैल्यू डिफरेंट. तो बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट है एक बॉन्ड के लिए. हाँ, पर्टिकुलर बॉन्ड जैसे OH बॉन्ड का कहीं पे भी तुम देखोगे सेम ही बॉन्ड एनर्जी लेते. ठीक अच्छा, है, चाहे ओके. वो OH बॉन्ड H2O में है या फिर मान लो CH3OH में है या किसी में भी. ओके सर. हर्षिल, 2 ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएंगे भाई, 2 हाइड्रोजन आएंगे ना. ऑक्सीजन तो एक ही है ना, H2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. ओके, एक अगर इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो हम बात करेंगे यहाँ पर CH4 की, तो CH4 में ऑब्वियसली कितने CH बॉन्ड है, 4 CH. ठीक है, तो पहला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, है ना, 4 CH बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो हाइड्रोजन निकल गया. तो इस रिएक्शन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज मान लो डेल्टा H1, या हम बोल सकते हैं ये एक बॉन्ड का हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ले लिया. इसी टाइप से दूसरा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सेकंड बॉन्ड के लिए आ जाएगा. तो सेकंड वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया. इसके लिए जो एनर्जी है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 है मान लो. ठीक है, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकंड वाला. सिमिलरली एक और बॉन्ड हमने ब्रेक किया, तो ये थर्ड वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गया. एंड अभी लास्ट बॉन्ड जो बचा है उसको भी ब्रेक कर देते हैं.
दिस इज फोर्थ बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें इस केस में 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएंगी, एंड चारों की चारों जो वैल्यूज है वो डिफरेंट, ठीक है। डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H3 एंड इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H4। चारों बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट। नाउ चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो चारों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास चारों बॉन्ड ब्रेक हो गए, एंड जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है डेल्टा H, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, है ना। दिस इज टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड सॉरी व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड क्या हो गया, इट इज ऑब्वियसली एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है ब्रेक करने के लिए, ये है, चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज 4, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी आ गया। ना अगर हमें यहाँ पर डेल्टा H निकालना है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा यार, डेल्टा H इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4। क्लियर है क्या। तो जो हमने थोड़ी देर पहले बताया वो सेम चीज यहाँ पर आ रही है कि यार हमें टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ से पता चल सकता है। हमें पता है 4 बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उसको बॉन्ड एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टोटल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स। ओके, तो इसी पार्ट का मेनली यहाँ पर आगे यूज होने वाला है। हमें वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं देते बॉन्ड्स की, वो बॉन्ड एनर्जी देते। तो अगर हमें बॉन्ड एनर्जी पता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए टोटल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, सो जो यूज होगा वो बॉन्ड एनर्जी का होगा, ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
हो गया सबका? तो अब देखो बॉन्ड एनर्जी जो है इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट हम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें रिएक्टेंट जो उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, एंड रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें गैसियस एटम्स मिल जाएंगे। फिर वो गैसियस एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बना देंगे, एंड उसकी वजह से प्रोडक्ट बने। तो देखो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड जब बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज के लिए नेगेटिव साइन और रिक्वायर्ड के लिए पॉजिटिव साइन। तो दैट्स व्हाई हमें अब देखो क्या करना है, पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको ऐड कर देना है। तो इट इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इसका रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड एनर्जी है उसे ऐड कर दो, जितने भी रिएक्टेंट है सबका बॉन्ड एनर्जी ऐड कर दो, या हम ऐसे बोलेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट है उनको गैसेस एटम में ब्रेक करो। ओके, जितने भी रिएक्टेंट है ना सबको गैसेस एटम में लेके जाना है, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट के केस में बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके। देखो मान लो हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। तो इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगा? ठीक है, या इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होगा? तो देखो हमें रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले N2 का बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो नाइट्रोजन में क्या बॉन्ड होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बाद हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो एक H2 में एक बॉन्ड, 3H2 में 3 बॉन्ड, है ना, है कि नहीं? सो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। तो इतना एनर्जी देने पर जो रिएक्टेंट है वो अपने गैसियस एटम में ब्रेक हो जाए। ठीक है, नाइट्रोजन 2 गैसियस एटम देगा और यहां से हमें 6 गैसियस एटम मिल जाएंगे हाइड्रोजन। फिर ये गैसियस एटम आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे NH3, जिसमें कितने बॉन्ड होंगे यार? तो एक NH3 में कितने बॉन्ड है यार? एक NH3 में कितने बॉन्ड है? 3 NH बॉन्ड है ना। एक NH3 में कितने NH बॉन्ड है? 3। तो 2 NH3 में कितने बॉन्ड होंगे? 2 NH3 में कितने बॉन्ड होंगे? 6 NH बॉन्ड होंगे। ठीक है, दैट्स वाई माइनस 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाना है। ठीक है, रिएक्टेंट जो है उसको गैसेस एटम्स में लेके जाना है, फिर वो गैसेस एटम कंबाइन होकर प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाएंगे। तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, दैट्स व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड।
तो हमने जैसा बताया रिएक्टेंट के बॉन्ड जो है उनको ब्रेक करना है, तो ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन का एक हमने ब्रेक कर किया, उसके बाद एक H2 में एक बॉन्ड, 3 H2 में 3 बॉन्ड, दैट्स व्हाई 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो एक NH3 में 3 बॉन्ड है, तो 2 NH3 में कितने बॉन्ड होंगे? 6, तो 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। ठीक है ना, इसी टाइप से और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। यस अर्शिल, मान लो हमारे पास एग्जांपल है ये वाला CH4 प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस H2O गैस। बैलेंस किया तो ये दिस इज बैलेंस रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन का अगर हमें डेल्टा एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी तो क्या होगा? तो देखो CH4 के कितने बॉन्ड है यार? 4 CH बॉन्ड है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो ये हमने क्या किया, पहले CH को गैसियस एटम में ब्रेक कर लिया, फिर एक O2 में O डबल बॉन्ड O है ना, तो 2 बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है ना, 2O2 है ना, तो 2 को ब्रेक करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड। तो ऐसा मतलब इतना एनर्जी देने पर हमने रिएक्टेंट को गैसियस एटम में ब्रेक कर दिया। नाउ ये गैसियस एटम जो है कंबाइन होके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, उनके बॉन्ड बनाएंगे। तो CO2 में हमें पता है कितने बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं ना, 2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होते हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा एक H2 में 2 H बॉन्ड है, तो 2 H2 में कितने होंगे? 4 OH बॉन्ड, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ओके, तो ये इस रिएक्शन का डेल्टा है। इसी टाइप से मान लो, अच्छा यहाँ पर हमने H2O गैस लिया, अगर ये लिक्विड होता तो एक वो भी ले लेते हैं, तो CH4 प्लस ट्वाइस O2 गैस जिस CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। अगर हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो क्या होगा? तो देखो रिएक्टेंट को गैसियस एटम में ब्रेक करना है, तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, देन 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O बॉन्ड, देन CO2 के बॉन्ड ब्रेक सॉरी बनेंगे, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। अब देखो याद रखना, जब बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो गैसियस स्टेट से ही ब्रेक करते हैं, है ना। हमारे पास जो कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ऐसे ही जब बॉन्ड बनेगा तो गैसियस में बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? लिक्विड दिया है, तो पहले हमें गैसियस बॉन्ड बनाना है और उसको बाद में लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, गैसियस सब्सटेंस बनाना है और उसको बाद में लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो पहले 2H2O गैस में बनाना है हमें, ठीक है, जिसमें कि बॉन्ड होंगे, तो एक H2 में 2 H बॉन्ड, 2 H2 में 4 OH बॉन्ड, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। अब देखो इतना करने पर ये जस्ट H2O गैस बना है, ना कि लिक्विड, जैसा कि हमने पहले ऊपर वाले में भी देखा है। ठीक है, इतना करने पर H2O गैस बना था। अब उस H2O गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यार H2O गैस को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा तो कौन सा एंथैल्पी आया? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया मतलब कंडेंसेशन ना। ओके, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब कंडेंसेशन, तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन लिख सकते हैं। ओके, प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन की बजाय मैं माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल सकता हूँ ही नहीं। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ, या तो इसको हम लिख दे प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, या फिर -2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन लिख दो या फिर -2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये इस रिएक्शन का डेल्टा है। ओके, हमें H2O लिक्विड में चाहिए था, बट जब हम बॉन्ड को यूज करते हैं, बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो गैसियस स्टेट में बनता है। बॉन्ड एनर्जी का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसमें गैसियस स्टेट में कंपाउंड बनता है, बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से गैसियस कंपाउंड का ही हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ओके, या बॉन्ड जब बनेंगे तो गैसियस कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास
इतना वाला पार्ट जो था इसमें क्या गैसियस H2O बन गया था, फिर उसे हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, या तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं उसे, प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, या माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। टू से हो गया सबका? तो मैं बोल रहा था कि हम यहाँ पर लिक्विड को, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला पार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो है, यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर H2 गैस में आया था, अगर हमको इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऐड कर दो, या फिर हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन मतलब माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज रिवर्स फिनोमेना है दोनों। ओके, इसके अलावा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज हमारे पास 2 मोल है H2O। ओके, H2O 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में क्या है, 1 मोल की बात होती है। ऑब्वियसली दैट सेकंड वाला डिफरेंट है, फर्स्ट वाले में H2O गैस था, सेकंड वाले में H2O लिक्विड है, तो बोथ आर डिफरेंट ना।
H2O लिक्विड है, फर्स्ट वाले में H2O गैस है, सेकंड वाले में H2O लिक्विड है। तो जब हम बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो बॉन्ड जब हम ब्रेक करते हैं तो गैसेस स्टेट से ही ब्रेक करते हैं, और जब बॉन्ड बनता है तो भी गैसेस में बनता है, लेकिन रिएक्शन में हमें गैस नहीं दिया, रिएक्शन में लिक्विड दिया है। तो इतने वाले पार्ट से जस्ट गैस बनाए हो, उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे तुम? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना मतलब कंडेंसेशन, तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन की जगह माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख सकते हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली फर्स्ट जैसा ही है, कुछ डिफरेंट है नहीं। तो इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ डिफरेंट है नहीं। तो जैसे मान लो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना CH4 का, ठीक है, हमें CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो CH4 किससे बनना चाहिए? कार्बन सॉलिड, ऑब्वियसली ग्रेफाइट है, एंड H2 गैस से। तो यस, ये ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है। तो ये क्या होगा यार? तो अब इसको बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए तो वो तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो वहां पर हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिख सकते हैं उसे, या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइज, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, हमने क्या बोला कि गैसेस एटम में लेके जाना है, ओके। जो रिएक्टेंट है वो किसमें जाने चाहिए? गैसेस एटम में। तो कार्बन सॉलिड है, उसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है। कार्बन क्या है? सॉलिड है, उसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन सॉलिड को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी लिख सकते थे इसे। तो इसके अलावा H2 को भी गैसेस एटम में ब्रेक करना है। तो एक H2 जो है उसमें एक बॉन्ड, दो H2 में दो बॉन्ड, तो +2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, ठीक है। तो इतना देने पर ये वाला जो है एटम्स में ब्रेक हो गया, गैसेस एटम में। इसके बाद CH4 बन रहा है। तो CH4 में कितने CH बॉन्ड है यार? 4 CH बॉन्ड। तो बन रहा है या बॉन्ड बन रहे हैं, तो वहां पर नेगेटिव साइन, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ओके। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो ये डेटा से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कार्बन का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड पता है, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड पता है, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगा लास्ट वाला, कुछ नया है नहीं, ठीक है। इसी टाइप से मान लो एक और एग्जांपल यहां पर लें। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए H2O लिक्विड का, H2O लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो किस किस से बनना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड बनाना है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन हमारे पास ही आएगी, है ना। 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड ऐसे बन सकता है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। क्या आएगा भाई ये? तो इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो H2 के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो एक H2 में एक बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, अच्छा एक O2 में एक बॉन्ड होता है, हाफ O2 में हाफ बॉन्ड होंगे, तो प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड हो। तो इतना एनर्जी देने पर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो गैसियस एटम में ब्रेक हो गया, ठीक है। और वो गैसियस एटम जो है कंबाइन होंगे तो गैसियस कंपाउंड बनाएंगे, ना कि लिक्विड। प्रोडक्ट में हमें लिक्विड चाहिए, ठीक है। तो पहले गैसियस कंपाउंड बनाते हैं, H2O गैसियस बनाते हैं। तो H2O गैसेस बनाएंगे, तो एक H2 में कितने OH बॉन्ड हो जाएंगे? 2 OH बॉन्ड। तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन ये क्या आया? H2O गैस आया, ना कि लिक्विड। अब उस गैस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। तो क्या कर सकते हैं? प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन या माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का डेल्टा H आ जाएगा, जो कि नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट।
यस लक्ष्य। दैट एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। पहले ही क्यों नेगेटिव लिख दोगे तुम? पहले थोड़ी नेगेटिव लिखना है। ये जो बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है सब पॉजिटिव है। यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी लेते हैं सब पॉजिटिव होती है। ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव, तो रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई आगे नेगेटिव साइन लगाया। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन जो है उसका वैल्यू ही नेगेटिव है। ओके, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करोगे, बट आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 81। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 81 करो।
हाँ बोलो। सर वो एक मिनट प्रीवियस स्लाइड जाओगे, मुझे कुछ पूछना है। बोलो। सर यहाँ पे हम कंडेंसेशन भी लिख सकते थे ना? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लास्ट टाइम लिखा तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अच्छा ओके सर। सर एंड हम सब कुछ गैस में पहले क्यों कन्वर्ट करें, कार्बन को पहले, वो क्यों करेंगे? क्योंकि जब एटम जो है वो जब हम बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो एटम्स है ना वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक किस में होंगे? गैसेस एटम में ब्रेक, मतलब ये कोई कंपाउंड के बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो गैसेस एटम में ही जाता है। ओके। हाँ यस सर। और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो भी गैसेस एटम से बनेंगे। तो जब CH4 के 4 CH बॉन्ड बनने चाहिए तो उसके लिए कार्बन गैसेस में होना चाहिए, हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि CH4 गैस में। हाँ, CH4 के 4 एटम्स बनाने हैं ना तुम्हें, लेकिन उस CH4 के 4 बॉन्ड बनाने, CH4 के 4 बॉन्ड किससे बनेंगे? कार्बन गैसेस एटम और 4 हाइड्रोजन गैसेस। तो 4 हाइड्रोजन के गैसेस एटम तो इससे आ गए, ठीक है। लेकिन यस सर यस। कार्बन के गैसेस एटम कब आएंगे? जब तुम कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, तो फॉर्म मतलब ब्रेक भी गैस में होगा, फॉर्म भी गैस में ही होगा। हेलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। ओके सर। और सेकंड वाले में मतलब हमने गैसियस H2O फॉर्म कर लिया, फिर हम हम्म उसके बाद गैसियस मतलब लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर देंगे। हम्म। अगर लिक्विड हाइड्रोजन देते वहां पे तो उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं ना पहले, क्योंकि तुम्हें मतलब ये H2 लिक्विड अगर होता और तो ऑक्सीजन तुम्हें भी पहले सपोज इसको लिक्विड में होता। हाँ, तो इसको पहले तुम्हें H2 गैस में कन्वर्ट करना होता, फिर H2 गैस में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये 2 बॉन्ड बनाते। सर अगर क्योंकि बॉन्ड हम जब ऑक्सीजन भी लिक्विड में होता तो हाँ फिर सेम कन्वर्ट सेम का उसमें भी जरूरत सेम नहीं। ना, उसमें भी सेम चीज करते हैं। नहीं नहीं, फिर उसमें कन्वर्ट क्यों करना है? उसमें तो गैसियस एटम मतलब जरूरी नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट O2 कन्वर्जन नहीं लिक्विड। होगा ना, जब हम बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक किससे करते हैं? गैसेस कंपाउंड से तो ब्रेक करते हैं। हमें बॉन्ड बनाने हैं और बॉन्ड ब्रेक करने तो गैसेस से ही करने हैं ना, लिक्विड या सॉलिड से थोड़ी करने। H2 गैस है तो पहले उसको H2 गैस, लिक्विड है तो उसको H2 गैस में कन्वर्ट किया, फिर उसको ऐसे किया, तो ये हमारे पास वेपराइजेशन वाला आ गया, एंड ये आ गया हमारे पास बॉन्ड एनर्जी वाला। ऐसे ही अगर O2 लिक्विड होता तो उसको भी पहले हम O2 गैस में कन्वर्ट करते, एंड फिर अच्छा O2 गैस के थ्रू एटम में ब्रेक होता। सर तो रिएक्शन सब गैसियस स्टेट में ही हो गए, लिक्विड में कुछ नहीं होगा। बॉन्ड एनर्जी वाला जो है गैसेस के लिए, वहां पर बॉन्ड जो है वो गैसेस स्टेट में ही होते हैं। मैं समझ, बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं वो गैसेस कंपाउंड के बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं, और जो नए एटम्स बनते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो भी गैसेस में बनते अच्छा मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पे बोल रहे हो ना, मतलब ऐसे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। हैं। वो थ्योरी के बेसिस पर, बॉन्ड एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस अच्छा ओके सर। पर। यस सर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो AB, A2 और B2 तीनों डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तीनों का बॉन्ड एनर्जी हमें दिया है। तो A2 का बॉन्ड एनर्जी क्या दिया भाई? A2 का अच्छा रेशियो दिया 1:1:0.5 है ना। A2, AB एंड B2 इनका बॉन्ड एनर्जी का रेशियो 1:1:0.5 दिया, मतलब इसका मान लो बॉन्ड एनर्जी X है। AB का बॉन्ड एनर्जी भी X हो गया, और B2 का बॉन्ड एनर्जी फिर क्या होगा? X/2। ठीक है। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB जो है हमें दिया हुआ है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB मतलब AB का 1 मोल बनाना है, किससे बनाना है यार?
हाफ A2 प्लस हाफ B2 से बनाना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। तो ये क्या आएगा यार, तो इसके बॉन्ड ब्रेक करो प्लस इसके बॉन्ड ब्रेक करो एंड देन इसके बॉन्ड बना दो, है ना। तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A बॉन्ड प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड एंड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड, ठीक है। सो कितना दिया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज गिवन एज -100। सो -100 शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A मींस हाफ ऑफ X, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मतलब BB दैट इज हाफ ऑफ X by 2 एंड देन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB दैट इज X। तो क्या आ गया ये हमारे पास आ गया -X/4, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या आ गई, 400 आ गई। निकालना क्या हमें निकालना व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, यस दैट इज 400, ओके। तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बोलो सर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है ना, बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है एंड जब हम ब्रेक करेंगे तो देन वी प्रोवाइड एनर्जी इट। रिक्वायर्ड होती है, हाँ। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 45 टू 81 के बीच में जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं दिए यू कैन अटेम्प्ट देम। अच्छा इसके अलावा एक करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 75 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 75 उसमें जो C डेल्टा C दिया ना वो एक्चुअली क्या है, C सिंगल बॉन्ड C है एंड डेल्टा 100 जो है वो एक्चुअली क्या है, -100। ओके क्वेश्चन नंबर 75 में देखो C डेल्टा C दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली C सिंगल बॉन्ड C एंड सिमिलरली डेल्टा 100 दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली -100। ओके तो ये थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 75। बोलो। So वो determination of enthalpy of reaction में
वो H2O लिक्विड है ना, उसमें सर हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई तो वो वेपर आवाज तुम्हारी नहीं आती है यार बराबर। तुम व्हाट्सएप चैट ही कर दिया करो। तुम क्या बोलते हो कुछ समझ ही नहीं आता है। हेलो, अभी और बोलो सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैट पे लिखो, बताता हूँ। डेल्टा एच तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी एनर्जी ज्यादा है। जब हम रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो वो एनर्जी ज्यादा है, या बाद में जो एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड बनते टाइम वो एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है और आगे नेगेटिव साइन है, तो पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव रहेगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। अर्चिल तो सब्स्टिट्यूट करोगे ना, मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो तुमने 10 सब्स्टिट्यूट किया, तो आगे नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल वैल्यू से -10 आ गई ना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। इस पूरे पार्ट को या तो तुम प्लस ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन लिख सकते थे या फिर माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन लिखते तो वो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन का नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिखोगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट होगी वो एंड में नेगेटिव आ जाएगी सब्स्टिट्यूट होने के बाद। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।